जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग और स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आंटी ओल्ड संगत है, वैसे तो देर इज़ नो ओल्ड नो न्यू संगत, आप सभी जानते हैं गुरु जी की अपनी टाइमिंग है हर संगत को जोड़ने की, लेकिन फिर भी गुरु जी के चोला रहते टाइम जो संगत जुड़े हैं उनको कुछ नाम देने के लिए हम ओल्ड संगत बोल देते हैं। तो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है और देखिए किस हद तक गुरुजी ने आंटी का टेस्ट लिया। गुरुजी ने आंटी को बोला, इमेजिन करिए आप, गुरुजी जो आज गुरुजी हैं वो तब नहीं थे जब उनका टेस्ट हुआ। आंटी को गुरुजी ने बोला, आंटी अंदर जाओ बेडरूम में और अपनी शर्ट उतार के, शर्ट ऊपर करके, यहाँ स्टमक तक ऊपर करके लेट जाओ। आप सोचिए कितना बड़ा टेस्ट है ये लेडी के लिए, कितना बड़ा टेस्ट है। और उसके बाद क्या गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया वो सुनेंगे। और कहाँ कहाँ तक गुरु परीक्षा लेते हैं। 100 में से 2 ही हैं जो सच्चे हैं गुरु, हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। ईश्वर की मर्जी सच्चे गुरु से मिलाए या कहीं और भटकाए, हमारे हाथ में नहीं है। कोई कहे मैं ढूंढ लूँगा सच्चा गुरु, नहीं जी, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, वो उसकी मर्जी है। अगर उसकी रज़ा हुई, हमारे कर्म प्रफुल्लित, हमारे कर्म अच्छे जाग गए तो सच्चे गुरु से मिला देंगे। अगर अच्छे सच्चे गुरु की कामना हम करेंगे, ये सब मैनिफेस्टेशन के ऊपर होता है। जो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। आज नहीं तो कल मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। भगवान भी मिल जाता है ढूंढने से, ज़रूर मिलता है, ढूंढने वाला होना चाहिए। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। ये बात जलंधर की है। मैं उस टाइम जलंधर में रहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मासी थी, हम कहीं से आ रहे थे और मेरी मासी ने बोला कि सुन, यहाँ पे एक आए हुए महान आत्मा है। तब तो उन्होंने बाबा बोला था कि एक बाबा जी आए हुए हैं और उनका बहुत नाम है, आजकल उनका बहुत चर्चा सुन रही हूँ मैं। आर्मी सर्कल में बहुत उनकी बातचीत हो रही है, तो चल वहां चलते हैं। एंड मैंने उसी समय अपनी मासी को बोला कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, चलो घर चलते हैं। बहुत बार मना करने के बाद भी मेरी मासी नहीं मानी और हम लोग गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में चले गए। हम तो नहीं गए होंगे, ये तो गुरुजी की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने तब हमें अपने मंदिर में बुलाया। और इतना मना करने के बावजूद भी जब हम मंदिर में गए तो जैसे ही अंदर गए दरवाजे के पास, तो गुरुजी अपने सिंहासन में विराजमान थे और डोर से ही बोलते हैं कि हाँ मासी प्रणय लंघ आओ। तो हम लोग बड़े हैरान हुए, एटलीस्ट मैं तो बहुत हैरान हुई कि इनको कैसे पता हम मासी प्रणय हैं। एंड एटीट्यूड बहुत था तब, नाक ऊपर आसमान की तरफ ही होती थी, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। तो मन में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ की लोकल हूँ और बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो किसी ने इनको कह दिया होगा कि हम मासिक नहीं हैं दोनों। दूसरा सेंटेंस गुरुजी का था भूखा आया, और तीसरा सेंटेंस था तेरे भरा दा ब्याह नहीं होना इत्थे। मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं और मेरी मासी एक डेथ सेरेमनी के भोग से आ रहे थे और जिनके घर में डेथ हुई थी उस घर में मेरे भाई का रिश्ता हुआ था। मेरे होने वाली, उस टाइम पे होने वाली भाभी के दादी की डेथ हो चुकी थी और हम उनकी भोग से उठ के सीधा गुरुजी के पास आए थे। और गुरुजी तो जानी जहान, उन्होंने उसी समय मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया। पर हम तो अनजान, हमें कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं, और हम उनकी बात समझे भी नहीं कि उन्होंने ये 3 सेंटेंसेस क्यों बोले। पहला मासी तो नहीं, वो तो हम थी, डेथ सेरेमनी से भी आए थे, भोग खा के आए थे। और तीसरा कि तेरे भरा दा ब्याह नहीं होना इत्थे। एंड जैसे ही गुरुजी ने बोला था वैसे ही हुआ। 10 दिन के बाद मेरे भाई की एक लेटर हमारे को मिली। लेटर भी नहीं थी, 4 पंक्तियां लिखी हुई थी और उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं उस घर में, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता हूं। और रोके का जो सामान था उसने उस एनवेलप में डाल के हमें भेज दिया।
तो ऐसे गुरुजी ने तभी बता दिया था कि वो कौन है, पर हम नासमझ इंसान, हम कुछ समझ नहीं पाए। और जैसे जैसे हम तब गुरुजी के पास गए, उसके बाद आते जाते गुरुजी के पास आने जाने लगे। गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रांग था, इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी कि हर बार जब हम जलंधर मंदिर वाले एरिया, डिफेंस कॉलोनी से क्रॉस करते तो दिल में आता कि चलो गुरुजी को मत्था टेकते जाते हैं। तब इट वॉज नॉट लाइक कि मत्था टेकने जाना, इट वॉज जैसे कि फ्रेंड को हेलो बोलने जाते ना, कि चल गुरुजी को हेलो बोल जाते, चल गुरुजी के मंदिर होके आते। मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर ऐसे क्रॉस करते समय, जलंधर कैंट से शहर की तरफ जाते समय या वापस आते समय हम गुरुजी के जलंधर मंदिर में पहुंच जाते थे। हम तो खैर क्या पहुंचते होंगे, ये तो गुरुजी की मर्जी के बगैर हम पहुंच ही नहीं सकते थे वहां पे। वो चाहते होंगे तो हम वहां मंदिर में जाते थे। ऐसे कई बार, मतलब कई बार लगातार 2-2, 3-3 दिन हम लोग गुरुजी के मंदिर जाते थे एंड बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था वहां पे। वहां पे शब्द बानी चल रही होती थी, पर बहुत कम संगत थी, केवल 10, केवल 5, केवल 15 लोग, बहुत कम लोग वहां पे होते थे। एंड वो शांति से दूर दूर बैठ के अपने चुपचाप मेडिटेट करते थे, बानी सुनते थे, या जिसको कोई इश्यूज होते थे वो गुरुजी से बात करते थे। गुरुजी एक परफेक्शनिस्ट थे, एक डिसिप्लिनेरियन थे। उनको सफाई का बहुत पसंद थी उनको सफाई। एंड स्पिक एंड स्पैन उनका मंदिर था। उनका मंदिर का किचन इतना साफ जितना कि एक नया घर या नया किचन बनाओ उतना भी नहीं होता। और एक बार जैसे हम जाते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगने लग पड़ा, बार बार हम मंदिर जाते थे। तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी कहते उठ इथे आ, उंगली से इशारा किया उन्होंने, और उठ के उनके पास में गई के चरणों के पास बैठी तो कहने मेरे पैर को उठ, और मैं उनके पैर दबाने लगी। पर पैर तो मैं दबा रही थी, पर मन में और एटीट्यूड में और बॉडी लैंग्वेज में इतना घमंड सा था कि देखा मेरे को बुलाया है पैर दबाने, इस एटीट्यूड से। तब मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे कर्म काट रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी शरण में इसीलिए लिया है कि उनको पता था मेरे जिंदगी में आगे आने वाले कष्ट कितने हैं, कितना मैं प्रॉब्लम से घिर जाऊंगी, ये गुरुजी ही जानते थे। और किसी ना किसी तरीके से वो मेरे कष्ट कटवा रहे थे। यही नहीं, एक बार उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि जा इना ले चाय बना के लाके आ, हाथ से इशारा करके बोला इना ले। अब मैं तो छोटी भी थी उम्र में, बहुत कुछ समझ नहीं थी, और कितने लोगों के लिए चाय बनानी नहीं समझ आया। मैंने नाप के 6 ग्लास चाय का पानी रखा कि 6 ग्लास इतने में चाय बन जाएगी, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया था। एंड क्योंकि गुरुजी जानते थे कि वो मैं सिर्फ 6 लोगों के बारे में सोच रही हूँ, वो अपने आप 6 ग्लास चाय का पानी 10 ग्लास चाय में बन गया। ये उन्हीं की महिमा है। मैंने तो अभी तक मेरे को याद है नाप के पानी डाला था। यही नहीं, एक बार हम बैठे थे गुरुजी के आगे, सेमी सर्कल बना के कुछ लेडीज बैठी थी और बात कर रही थी, अपने अपने इश्यूज डिस्कस कर रही थी। एक लेडी अपने बेटे के बारे में बता रही थी, और मैंने बीच में ऐसे ही बीच में बोल दिया था गुरुजी मेरा मुंडा। गुरुजी ने साइड से देखा, हल्की सी स्माइल थी उनके चेहरे पे, और मेरे को इतना डर लगा कि अब डांट पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, विधि भी थे पर स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। आउट ऑफ टर्न आप उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते थे। और घबरा भी गई मैं, पर तब गुरुजी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। तब तक मेरी शादी के 4-5 साल हो चुके थे और मेरे कोई इश्यूज नहीं थे। मेरे को हैबिचुअल मिसकैरेज होने लग पड़े थे, मेरे पहले मिसकैरेजेस हो गए थे, और डॉक्टर ने कहा था कि मुश्किल है मेरा कंसीव करना, क्योंकि बॉडी बार बार फीटस को रिजेक्ट करती है। मैंने तो अपने मन की बात या जो मेरे दिमाग में था, मैंने गुरुजी को तब बोल दिया, और गुरुजी ने भी वो बात सुन ली, पर उस पे कोई टिप्पणी नहीं दी, कुछ नहीं बोला।
और मेरे को लगा कि शायद ये बात आई गई हो गई है, गुरुजी भूल गए इस बारे में। उसके तकरीबन कुछ दिनों बाद, 1 महीना, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया था। 1 महीने के बाद एक दिन हम सारे बैठे थे तो गुरुजी ने कहा, आंटी उठ, उस कमरे चले जा, उत्थे जाके बैठ जा। मेरे को इतना डर लगा, इतनी घबराहट हुई कि मेरे को वहां पे क्यों भेज रहे हैं। एंड दिमाग तो इंसानी दिमाग है, बहुत अलग अलग चीजें सोचने लग पड़ता है, गलत ख्याल पहले आते हैं। पर तब भी हौसला करके मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर बहुत सारे लोग हैं, मैं है दूसरे कमरे में, जिसको आप लोग आजकल ट्रीटमेंट रूम कहते हैं, मैं वहां चली गई। वहां जाके बैठी, नीचे बैठ के कार्पेट पे, तो एक बेबी थी वहां पे जो रिक्लाइनिंग चेयर पे जाप सी कर रही थी, माला फेर रही थी शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और गुरुजी कमरे में आए, गुरुजी ने उनको बोला, बीबी तू बाहर जा। और मेरे को कहते हैं कि अपना झग्गा चुक ले तो लम्बे पै जा। नाउ झग्गा चुक ले मीन्स लिफ्ट योर शर्ट एंड लम्बे पै जा मीन्स लाई डाउन ऑन दिस बेड। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड बाय दिस टाइम, मेरे को बहुत घबराहट हुई। पर जैसे गुरुजी ने बोला मैंने वैसे किया। उसके बाद फिर गुरुजी आए और उनके हाथ में 2 स्पून्स थे। उन 2 स्पून्स को उन्होंने मेरे पेट पे लगाया, एब्डोमेन में पूरा चेक किया, मेरी पीठ पे लगाया और बहुत कंसंट्रेशन के साथ उन स्पून्स पे देखा। और फिर मेरे को कहते हैं 10 मिनट बैठ जा तो फिर बाहर आ जाए। मैं उस कमरे में 10 मिनट आइडिया से बैठी, 10 मिनट पूरे नहीं भी हुए होंगे और मैं बाहर चली गई। संगत जी, टिल डेट मेरे को नहीं पता गुरुजी ने क्या किया, क्या देखा, क्या उनको पता चला, उसमें क्या देखा था, उन्होंने मेरी क्या ट्रीटमेंट की, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैं इसके बारे में नहीं जानती, क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। और ये बात जैसे कि विद द फ्लो खत्म हो गई, चली गई, बात आई गई हो गई एंड समय बीतता चला गया। हम मंदिर ऐसे ही जाते रहे। मेरे हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है एंड उस टाइम वो ग्लेशियर में पोस्टेड थे। तो वो जब छुट्टी पे आए, मैंने उनको बताया देखो एक यहाँ पे गुरुजी हैं और आर्मी के बहुत लोग वहां पे जाते हैं और मैं वहां पे जाती हूँ, चलो तुमको लेके जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक सरदार फैमिली को बिलोंग करते हैं और कहते चलते हैं, मैं भी मिलके आता हूँ। तो किस गुरुजी के पास जाती है और हम दोनों वहां पे जलंधर मंदिर गए। जल्दी से मैंने अपने जोड़े उतारे और मैं अंदर चली गई। पहले इनसे पहले जैसे एक बच्चा पहले भाग के जाता है, वैसे ही जैसे कि मैं भी जल्दी कदम बढ़ा के गुरुजी के पास चली गई, मत्था टेक के बैठ गई। और जब मेरे हस्बैंड दरवाजे पे आए, गुरुजी तब भी सिंहासन पे ही बैठे थे, तो कहते हाँ जी मेजर साहब। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, ये तो कैप्टन है। गुरुजी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो रैंक होता है, जो डेजिग्नेशन होता है, वही बुलाते हैं। इमेजिन मैं गुरुजी को बता रही हूँ, पर तब तो कुछ ऐसा पता नहीं था। हम इनको बहुत एक सेंट समझते थे, एक होली मैन समझते थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको मत्था टेका, वो भी बैठ गए। तो गुरुजी ने मेजर साहब कहा था, तो गुरुजी की कही हुई बात तो टल नहीं सकती। ग्लेशियर से 6 महीने बाद जब रेजिमेंट वापस नीचे आई, प्लेन्स में आई, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टर्न मेजर बन गए। जो जब आर्मी में जब रेजिमेंट फील्ड से प्लेन्स एरिया में आती है, पीस एरिया में आती है, तो बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग्स हो जाती है जो फील्ड एरिया में नहीं जा सकते एंड सारी वैकेंसीज भर जाती हैं। बट ये गुरुजी जानते थे कि कैसे, टर्न भी नहीं थी इनकी और उनको एक नया रैंक मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर थी। वैसे ही समय बीतता गया, गुरुजी जयपुर आए, हमारी पोस्टिंग तब जयपुर में थी। उस टाइम वहां पे ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह थे, उनके घर में गुरुजी आए। बहुत सारे लोग जाते थे, हम भी गए, हमने मत्था टेका। गुरुजी को पता था कौन है एंड तब वहां पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया एंड उनके ब्लेसिंग्स के एग्जैक्ट 3 इयर्स बाद मेरे घर में एक बेबी बॉय ब्लेस्ड हुआ, जो आज
एक यंग मैन है। तो ये तो गुरु जी की मेहर थी, गुरु जी की हम पे ग्रेस थी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपके कारण मैं इस दुनिया में माँ बन पाई और दुनिया के साथ खड़ी हो सकी। गुरु जी जब चोले में थे उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी, जिसको कहते हैं आई लिव्ड लाइफ किंग साइज। मुझे कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं हुआ था। मतलब राजे महाराजे भी क्या लाइफ लीड करते होंगे जो लाइफ मैंने लीड की थी तब। और उसके बाद प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू होने लग पड़ा। एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा वो मेरे अंग संग सहाय रहे। जब वो चोले में नहीं थे तब भी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। उनका एक मैसिव एक्सीडेंट में उनकी लाइफ सेव की। ये बड़े जैसे ही वाज ड्राइविंग, और मेरे हस्बैंड को ये आदत है कि ड्राइव करते करते भी ये अपने मोबाइल पे बात करते थे। और ऐसे ही एक उनको मोबाइल पे कॉल आया, पता नहीं क्यों इन्होंने अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की, थोड़ा सा आगे करके साइड पे पार्क की, और गाड़ी से बाहर निकल के आगे इंजन की तरफ थोड़े से 3-4 कदम लेके इंजन की तरफ चल के वहां पे खड़े होके अपने मोबाइल पे बात करने लग पड़े। विच इज वेरी अनलाइक हिम कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जब भी कोई कॉल आती थी या उन्होंने किसी को कॉल करना होता था तो वो गाड़ी चलाते चलाते ही बात करते थे। बट उस समय वो बाहर बात कर रहे थे और उनको भी रियलाइज हुआ कि एक स्पीड से इटियोस आई और उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट किया। जो ड्राइवर की साइड होती है उस दरवाजे को हिट किया, एंड इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, इतनी जोर की हिट हुआ था कि जो ड्राइविंग सीट थी वो उछल के लेफ्ट साइड पे गिर गई। मतलब इम्पैक्ट इतना था। और जो ड्राइवर का डोर होता है, ड्राइवर की साइड का डोर जो होता है वो बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, गुच्चर मुच्चर जिसको कहते हैं, बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, क्रश हो गया था। एंड 2 मिनट तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। एंड उनको लगा कि वो कहीं ऊपर ही नहीं पहुंच गए होंगे, बट थोड़ी देर बाद वो मतलब संभले, he came back to his senses, एंड फिर बाकी पूरी कार्रवाई शुरू की। और जब ये घर आए तो मतलब मैं बेडरूम में थी तो मेरे को बोलते हैं, जैसे भंगड़ा डालते डालते हाथ ऊपर करके कहते हैं, वो बल्ले बल्ले मैं तो आज बच गया। मैंने कहा इनको क्या हो गया, मतलब मिडिल एज मैन बिहेविंग लाइक दैट। तो फिर उन्होंने मेरे को ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ और मैं बच गया, नहीं तो इतना बुरा इम्पैक्ट था कि मैं आज अगर बैठा होता कार के अंदर तो मैं बचना मेरा नामुमकिन था, मेरी लाइफ जाती आज। और वो कार मतलब हमें पता चला जो दूसरी कार चला रहे थे वो भी एक बुजुर्ग आदमी थे, तो मतलब ही वाज अ लिटिल ड्रंक। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा डिड यू प्रेस चार्जेस? तो कहते हाँ पुलिस वगैरह आई थी, वो किसी कंपनी की कार थी, उनका ड्राइवर था, मेरे मालिक से बात हो गई है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हाय बेचारे बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अगर वो ड्राइव भी कर रहे हैं तो उनको काम की बहुत जरूरत है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप नरमी से पेश आइएगा। जिसकी ये बात सुन के मेरा बेटा का क्यों इनकी लाइफ चली जाती तो, बट उस समय मेरे को पता था कि गुरुजी ने अब इनकी लाइफ तो बचा दी है। उस आदमी की जो ड्राइवर है उनकी भी जॉब बचनी चाहिए जिससे कि उनके घर में रोटी पानी चलती रहे। पर गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है। वो कार हमारी ऐसी थी कि इतनी बुरी डैमेज हुई कि हमने रिपेयर कराया, सब कुछ कराया, काफी टाइम लगा एंड अल्टीमेटली हमको वो कार बेचनी पड़ी कि वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स होने लग पड़ा। तो गुरुजी को पता था कि अगर ये कार इनके पास होगी रहेगी तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो अल्टीमेटली वो वी हैड टू लेट गो ऑफ दैट कार। तो इस तरह उन्होंने हमारे को सेव किया, मेरे हस्बैंड को सेव किया। यही नहीं, एक बार मेरे हस्बैंड
सुबह जब जा रहे थे उन्होंने अपनी पॉकेट में एक गड्डी, नोटों की गड्डी रखी और चले गए काम पे। अब कहते हैं ना कि गुरुजी तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी चीजों की भी रक्षा करते हैं। शाम को जब ये आए तो बहुत इनका चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि आई लॉस्ट माई वॉलेट। मैंने कहा लो जी, पैसे हमारे फौजियों के पास पैसे नहीं होते और जितने थे आज तो इन्होंने ये भी गिरा दिए। तो मैंने पूछा कहाँ पे, कैसे गिरे, किधर तुम थे? तो कहते मैं अपनी कार में नहीं था, मैं अपने फ्रेंड की कार में था। हम लोग इस मार्केट एरिया में उतरे एंड वहां पे भी हमने सब जगह देख लिया, तो मेरे को मेरा वॉलेट नहीं मिला। वो मार्केट एरिया हमारे घर के पास था, तो मैंने अपने बेटे को बोला जाओ आप देख के आओ, टॉर्च वगैरह लेके जाओ, चेक करके आओ, शायद मिल जाए। एंड मैंने फिर इनसे पूछा कि आपके वॉलेट में क्या क्या था, तो सारी चीजें बताने के बाद 1 मिनट रुक के कहते हैं और तेरे गुरुजी की स्वरूप, वो छोटा वाला स्वरूप जो तूने मेरे को दिया था वो भी मेरे वॉलेट में था। तो जैसे इन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने कहा आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा, नॉट टू वरी। ये रात के 11 बजे हमारी बात हो रही है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक कॉल आ रही है इनको, बाहर बाहर इनके मोबाइल पे कॉल आ रही है। एंड आई सेड किसकी कॉल है, व्हाई आरंट यू रिसीविंग? तो कहते पता नहीं, ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एंड ऐसा कह के ये वॉशरूम गए एंड देन ही कम्स बैक एंड हरिडली स्टार्टेड गेटिंग रेडी। तो मैं कहा इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहते ये देख मेरे को ना व्हाट्सएप पे मेरे वॉलेट में जो जो मेरा आई कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरे क्रेडिट कार्ड, इनकी पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये इंसान ने मेरे को कहा है कि मार्केट एरिया में ही आके आप मेरे को मिलो। तो मैं अपना वॉलेट लेने जा रहा हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी ने फिर मेहर की। तो जब इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला मेरा मोबाइल नंबर, मेरे वॉलेट में तो मेरा कार्ड नहीं था, मेरा इसमें कोई कहीं नंबर भी नहीं था मेरे वॉलेट में। तो उस शख्स ने बताया कि मैं किसी के यहाँ ड्राइवर हूँ एंड आपका वॉलेट मेरे को मिला। तो मेरे साहब ने कहा था कि जिनका भी ये वॉलेट है देखो वो उन तक पहुंच जाए। फिर मैं घर गया और मैंने आपका पूरा वॉलेट खोल के एक एक चीज खोल के देखी। तो इसमें मेरे को एक स्लिप मिली, एक टेलर की स्लिप मिली। तो मैंने उस टेलर के नंबर पे कॉल किया। तो रात का समय था, तो उन्होंने कहा हाँ एक ये सरदार जी हैं, मेरे पास आते हैं ट्राउजर्स के लिए, मैं इनके ट्राउजर सिलता हूँ और कहते हैं इनका नंबर भी मेरे पास है, पर अभी तो मैं दुकान बंद करके घर में आ गया हूँ, आप सुबह मैं जब जाऊंगा सुबह आपको कॉल करके बताऊंगा। तो उन टेलर ने इन ड्राइवर साहब को मेरे हस्बैंड का नंबर दिया, जिसके थ्रू इनको इनका वॉलेट मिला। ऐसे ही अनेक सिलसिले चलते रहे ब्लेसिंग्स के। मेरे बेटे की आंख में एक बार बहुत दर्द था, इसकी आईज वो ब्लड रेड, बिल्कुल लाल आंखें। तो कहता मैं सारी रात सो नहीं सका, बहुत दर्द हो रही है, बहुत जल रही है और अब पानी भी आने लग पड़ा है। स्पेशली एक आंख तो बहुत ज्यादा लाल थी। तो मैंने कहा कि तुमने मतलब कोई मेडिसिन डाली, ठंडे पानी के छींटे दिए? तो कहता मैं सब करके रखा। मैं कहा तुम्हें को रात को क्यों नहीं उठाया? कहता आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, पर अब मेरे से टॉलरेट नहीं होगा। मैं गुरुजी के दरबार में आई और मैंने मत्था टेका गुरुजी को, और गुरुजी के मंदिर का थोड़ा सा जल प्रसाद मेरे पास था। तो मैंने वो जल प्रसाद लिया और एक एक बूंद इसकी आंखों में डाला और इसको बोला तो आंख बंद करके मंत्र जाप लगा दिया मैंने मोबाइल पे। मैंने कहा तो आंख बंद करके ले जा रहा है। फिर 2 मिनट बाद जो आंख बहुत रेड थी उसमें एक एक बूंद और डाला और मैंने कहा अब आप वेट करो, मेरे को बताना आपको कैसे फील हो रहा है। पर जैसे ही मैंने जल प्रसाद डाला था, जिस आंख में जलन हो रही थी, जो आंख बहुत लाल थी, कहता मम्मी आपने मिर्ची डाल दी है मेरी आंख में, इतना जलने लग पड़ा है। और दूसरी आंख में इसको कोई ऐसी सेंसेशन नहीं थी, नॉर्मल था। पर 5 या 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, ये मेरे पास उठ के आया और वो आंख वॉज 50% बेटर। वो रेडनेस चली गई थी, वाइट हो गई थी आंख फिर से वापस, जलन भी नहीं हो रही थी। तो इस तरह गुरुजी ने वो मेडिसिन फॉर्म में अपना जल प्रसाद दिया मेरे बेटे को, उसकी आंख ठीक की। तो गुरुजी की तो इस तरह बहुत 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 मेहर रही है। हर एक चीज में, हर एक डिसीजन में गुरुजी हमारे साथ हैं।
मेरे को अभी भी याद है कि जब जिस घर में आजकल हम रह रहे हैं, पहले तो ये घर ही हमको गुरुजी ने दिया, क्योंकि जो जो चीजें हमें चाहिए थी, जैसे मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स का जो इनका एरिया सर्कल है उसके उसी एरिया में मेरे को घर मिले, और एक छोटा सा जरूर कमरा हो जिसको मैं गुरुजी का दरबार बना सकूं। मेरा बेटा चाहता था मॉडर्न हाउस हो, उसका फेवरेट मार्केट एरिया है उसके पास हो। मेरे हस्बैंड कहते थे मेट्रो स्टेशन भी पास होना चाहिए, कभी इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 इश्यूज थे हमारे जो हमको चाहिए थे कि एक घर में ये चीजें होनी चाहिए। एंड जो जो हमने बोला था, जैसे जैसे बोला था, गुरुजी ने हमें एग्जैक्टली वैसा ही घर दिया, घर दिलवाया। और यही घर उन्होंने मेरे को मेरे सपने में भी दिखाया था एक बार, तो मैं समझ नहीं पाई थी, और मैं तब मैंने बोला था कि पता नहीं किसका घर मेरे को दिखाया है, मैं क्या घर देख रही हूँ, पर घर बहुत सुंदर लगा मेरे को। गुरुजी ने वो विजन पहले ही दिखा रही थी कि ये वाला घर है। सो इसलिए गुरुजी का घर दिलवाने का, हमारी पसंदीदा घर का भी शुक्राना। और इसी घर में जब हम शिफ्ट हुए तो मैंने एक बार ऐसे कहा कि गुरुजी आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने बहुत ब्लेस किया है, क्या ये वाला घर भी ब्लेस्ड है? आप हमारे को ब्लेस कर रहे हैं इस घर में। मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफी थी कि मैं ऐसे कुछ प्रश्न पूछ रही थी गुरुजी से, पर आखिरकार मैं इंसान हूं और मैंने मेरे मन में जो था, मेरे दिल में जो था, मैंने गुरुजी से पूछ लिया। और गुरुजी तो एक एक बात सुनते हैं और एक एक बात का जवाब भी देते हैं, चाहे वो बात दूसरे दिन की ग्रेस में उसका आंसर हो या किसी संगत के जवाब में की बातों में उसका जवाब हो, तो जवाब जरूर देते हैं। और इसी तरह से इस घर का भी फिर मैंने जब उनको पूछा, गुरुजी आप इस घर को भी ब्लेस कर रहे हो, इस घर को भी ब्लेस किया, तो उन दोनों गर्मी के दिन थे और यहाँ पे मेन लाइन डाल रहे थे इलेक्ट्रिक वायर्स की, एंड बहुत इलेक्ट्रिक कट्स होते थे, बहुत ज्यादा कट्स होते थे। एंड ऐसे ही एक दिन एक रात को लाइट गई और नहीं आई, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, ऑलमोस्ट सारी रात हो गई थी, लाइट नहीं आई। और सुबह 5-6 बजे के करीब मेरी आंख लगी, मैं सोने गई। अपने हस्बैंड को मैंने पहले भी कहा बहुत कट्स लग रहे हैं, कुछ करो, जनरेटर रखो या कुछ करो, बट ये अपने पेस पे काम कर रहे थे, अपने पेस पे काम करते हैं। ना हमारे घर में तब इन्वर्टर लगा था, ना जनरेटर हमने लिया था, कुछ भी नहीं था, एंड वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और अब रात को आई थिंक 1:30-2 बजे लाइट गई, सुबह सारी रात नहीं आई, तब मेरी आंख लग गई एंड आई थिंक 7 बजे होंगे, कुछ वो टाइम होगा। मेरा बेटा मेरे पास आया, मम्मी सुनो, आओ इधर 1 मिनट आओ। तो मैंने कहा क्या है, मेरे को आप सोने भी नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हो। बट एनीवेज मैं उठ के आई और गुरुजी के दरबार में आई, तो मेरे को कहता है ये देखो गुरुजी का ना पंखा चल रहा है, लाइट तो है नहीं पूरे घर में, पर गुरुजी के कमरे का पंखा चल रहा है। तो मैं आधी नींद में थी, मैंने ऊपर देखा और मैंने बोलते बोलते वो स्विच ऑफ किया मैंने, और मैं बोल रही थी उसको, मैंने कहा ये शायद ना लिफ्ट के कनेक्शन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें लाइट है, और हमारा घर तो डिफरेंट कनेक्शन से होगा, तो हमारे घर में लाइट नहीं है और इस कमरे में लाइट है। और मैंने वो स्विच ऑफ कर दिया जो गुरुजी के फैन वाला स्विच था। तो मैंने कहा देख अब फिर चलेगा, मैं तेरे को दिखाती हूँ। और मैंने उसको ऑन किया तो फैन नहीं चला, फिर मैंने उसको ऑफ किया, फिर ऑन किया, फैन नहीं चला, और पहले चल रहा था। तो और इतना देख के भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ हुआ है। मैं सोने चली गई, मैं कहा तुम बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं सोने जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं उठ के तैयार थी, होकर फ्रेश होकर गुरुजी की मत्था टेकने आई, तब एकदम से ऐसी थॉट लगा, गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैनू गर्मी च बिठा छड्या सी। तब मेरे को स्ट्रक हुआ कि अरे ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो मतलब लाइट के बगैर भी हमारे अगर घर का पंखा चल रहा है तो ये तो उनकी ब्लेसिंग्स थी, इसीलिए चल रहा है। बट रियलाइज नहीं हुआ, जब वो चीज हो जाती है तब बाद में एज अ रिफ्लेक्शन रियलाइज होता है कि अरे ये तो गुरुजी की महिमा थी, उनकी कृपा थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो हर एक चीज में गुरुजी ने हमें
बताया कि वो हमारे साथ हैं। चाहे मैं उनको बोलूं गुरुजी मेरे को अमृत वेले पे उठा दो, गुरुजी ने लगातार मेरे को ऑटोमेटिकली 3 बजे मेरी नींद खुलवा देते थे, खुल जाती थी। और ये सिलसिला काफी दिन चला, जब एक बार मैंने कहा गुरुजी ये मेरा जिंदगी भर का काम, मैं जिंदगी भर मैं इस तरह ही सवेरे उठाऊंगी। तब अमृत वेला की महिमा का इतना नहीं पता था, और उसके बाद मेरी आंख कभी नहीं खुली 3 बजे। तो मतलब उनको जिस चीज की अरदास करो वो चीज वो पूरी करते हैं, पर अपने समय में। देर हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि आपकी अरदास कबूल ना हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग। बहुत कुछ आपके सत्संग में हमें जानने को मिला, सीखने को मिला। और मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो मकान हो गया, दुकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ये गुरुजी के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। गुरुजी यूज्ड टू से कि तुम मेरे को समझ ही नहीं पाए हो और तुम मेरे से क्या क्या चीज़ें मांगते हो, ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये चीज़ें तो हम आज की लाइफ के लिए मांगते हैं ना। आई अंडरस्टैंड कि पैसा ज़रूरत है। ये जो कहावत है ना, पैसा खुदा नहीं है और खुदा से कम भी नहीं है, गुरुजी ने इस पर बोला था कि कितनी बेसवादी बात कर दी। किसी ने गुरुजी को ये बात बोला था पैसे के लिए, तो गुरुजी ने जवाब दिया था कितनी बेसवादी बात कर दी है पैसे को लेकर। उन्होंने बोला था कि जो बड़े बड़े रईस हैं ना, वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने बूढ़ों को वेंटिलेटर पर लेके जाते हैं और एंड में वेंटिलेटर से निकाल के लाते हैं कि बिल बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने उस पर कही हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पैसा तो ऐसी चीज़ है, लालच ऐसी चीज़ है, जितनी आ जाए मतलब वो लालच कभी इंसान की पूरी नहीं होती। और आंटी ने एक्सीडेंट के ऊपर बात बताई अपने हस्बैंड को लेकर के, मुझे याद आ गई। मैंने ये बात कभी शेयर नहीं करी है किसी से, इवन नॉट इन माय होम। मैंने अपने वाइफ से भी नहीं शेयर करी है, आपसे सबसे पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी याद आई है ये बात। हो सकता है कुछ मेरा इल्यूजन हो, इमेजिनेशन हो, आई डोंट नो। जो मुझे लगा वो मैं आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे कहीं से आ रहा था। आई वॉज ऑल अलोन एंड ड्राइविंग। मैं काफ़ी थका हुआ था, तो मुझे नींद सी आ रही थी। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मेरे को भ्रम हुआ हो, आई डोंट नो। ये आप देखिए कितना विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मैं इसमें कुछ ये नहीं कह सकता कि विश्वास कीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ट्रक मेरे सामने आ गया है और मुझे उस टाइम नींद आ गई। नींद मुझे आ रही थी, हल्का हल्का झपकी जैसे हो जाती है ना कई बार ड्राइविंग करते हुए, व्हेन यू आर टायर्ड एंड यू हैव टू रीच बैक टू योर होम, लेकिन आपको लगता है कि अब क्या करें, घर तो जाना ही है और आधे 1 घंटे का रास्ता है, लेट मी गो थ्रू, मतलब ड्राइव कर लेते हैं। आप थोड़ा पानी वानी मार के आप चलाते रहते हैं गाड़ी, और कोई हो भी ना गाड़ी में तो और ज़्यादा नींद आती है। जबकि मैंने विंडो खोला हुआ था, एसी बंद किया हुआ था कि नींद ना आए, हवा लगती रहे फेस पर, कि अंदर शोर आता रहे बाहर से। तो ट्रक मेरे सामने आया, मुझे नींद आ गई। और जो लास्ट सीन मैंने ये देखा था कि आई वॉज वेरी नियर टू ट्रक, फ्रंट ऑन पे मैं ट्रक के सामने हूँ, ऐसे ट्रक ऐसे और मैं ऐसे आमने सामने, और मैं सो गया। और अगला सीन जो मैंने देखा तो कि ट्रक मेरे पीछे से मतलब क्रॉस कर गया है और मैं ट्रक को क्रॉस कर गया हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या हुआ, कि मैं जैसे वहाँ से गाड़ी किसी ने उठा के मेरी ट्रक के आगे रख दी हो और वो ट्रक को मैं क्रॉस कर गया। मैंने पीछे देखा तो वो ट्रक मेरे आगे जा चुका था, क्रॉस कर चुका था। ये बात लगभग 2-3 साल पहले की है, मे भी 3 साल पहले की होगी। बस अब याद आ गई तो मैंने शेयर कर दी। अब आप सोचिए, मैं आपको एक चीज़ जोड़ के बताता हूँ इसमें, जो अभी मेरे माइंड में आ रही है। ऐसा इमेजिन करिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा इमेजिन करिए कि मैं कहीं से निकल रहा होता वहीं से ही, और मैं गुरुजी को बोलता, गुरुजी मेरी गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा दीजिए 2000 का किसी तरीके से, और गाड़ी को चकाचक कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए पूरी गाड़ी को। मैं आगे जाता और एक पेट्रोल पंप पे मुझे एक कूपन मिलता और वो कहते ये 2000 का पेट्रोल फ्री मिलेगा आपको। जस्ट इमेजिन करिए जो मैं बोल रहा हूँ। सर ये आपका कूपन निकला है, 2000 का पेट्रोल फ्री मिलेगा और आपकी पूरी गाड़ी क्लीन होगी। मैंने ये गुरुजी से मांगा, मेरी गाड़ी भी क्लीन हो गई, पेट्रोल भी डल गया,
और थोड़ा आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है गुरुजी ने मेरी जान बचानी हो और जो मैंने मांग लिया वो दे दिया हो और आगे जाकर जान चली गई। तो मैं उस गाड़ी का, चमकती हुई कार का क्या करूँगा जब मेरी ज़िंदगी ही नहीं बची। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम हाथ जोड़ के जर्नी पर, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको लाइफ के हर हिस्से में ऐड कर दीजिएगा, हर बात समझ आ जाएगी। तो ज़्यादा बेटर ये नहीं है कि हम हाथ जोड़कर ये बोल दें कि गुरुजी हम जर्नी पर निकल रहे हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप साथ चलो और जैसे आपको ठीक लगता है वैसे जर्नी हमारी कराना। साथ चलो, साथ चलो, ये बोलना है साथ चलो। गुरुजी को लेके जाना है साथ, घर नहीं बैठाना, उनको बोलना है चलो साथ हमारे। तो जब गुरु साथ जाएंगे तो फिर अपने आप देखेंगे और फिर उनको कहना है जब आप साथ बैठे ही हो, जब भगवान ही साथ बैठा है तो उसको हम क्या गाइडलाइंस देंगे कि ऐसे करो ऐसे करो। और बाकी ये चीज़ें जो है ना, मटीरियल चीज़ें, ये गुरुजी अपनी हर संगत को अपने आप दे देते हैं, विद द टाइम देते हैं। आंटी ने भी आपको बताया कि अपनी मर्जी से, अपनी टाइमिंग से देते हैं। कई बार हम ना बीच में अड़ंगा डाल देते हैं। अभी फिर मुझे एक याद आ रहा है, पता नहीं कितनों ने सुना है, नहीं सुना, ज़्यादातर ने सुना होगा, मैं अभी याद आ रहा है तो आई वॉन्ट टू शेयर इट। एक आंटी बहुत बड़ी गुरुजी की भक्त थी, उनका 8-10 साल से कोई बच्चा नहीं था। शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको, लंबा सत्संग है। उनका बच्चा नहीं था 10 साल से। गुरुजी उनके घर जाते थे, बहुत प्यार था गुरुजी का उस संगत से। आंटी ने गुरुजी के, सिख आंटी थी, सिख फैमिली थी, आंटी ने पकड़ लिए पैर और गुरुजी के पैरों में पड़ के रोने लग गई कि मुझे बच्चा ब्लेस करके ही जाना है। आपने पकड़ लिए पैर ज़बरदस्ती। तो गुरुजी ने बोला, आंटी तेरे जो नसीब में ना बच्चा नहीं है, जिद नहीं करो, अडॉप्ट कर लो या बच्चे के बिना रह लो, नहीं है आपका अपना बच्चा। आंटी ने बस त्राही त्राही कर दी कि बस चाहिए ही चाहिए। जैसे भक्त करते हैं, आपको पता है हम लोग करते, पीछे पड़ जाते हैं भगवान के। भगवान भी कहता है भैया ले लो फिर, अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर झेलना, जो भी उसके साथ चीज़ें आएंगी। बच्चा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने उसी समय अंकल को, उनके हस्बैंड को अंदर बुलाया और बोला आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, सॉरी मुझे वो याद नहीं है, 8 साल 10 साल 12 साल, दैट आई डोंट रिमेंबर। बस कहानी का आप जिस समझिए, उसका रस समझिए क्या है। गुरुजी ने बोला आज से 10 साल बाद जब तेरे इस बेटे का, जो मैं ब्लेस करके जा रहा हूँ, बर्थडे होगा, गुरु ग्रंथ साहब का तुमने प्रकाश किया होगा, पाठ चल रहा होगा, उसी समय बर्थडे वाले दिन आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अंकल ने बोला कि गुरुजी हले तो बच्चा होया ही नहीं है, तुसी फिर उस तरह दी अगे दी गल कर रहे हो। जिसका 10 साल से बच्चा ना हो उसे लगता है कि कह दिया है महाराज ने, होगा नहीं होगा, दे डोंट नो। गुरुजी ने कहा चलो कोई गल नहीं। तो वैसा इनसे, और गुरुजी ने प्रॉमिस लिया कि अपनी वाइफ से ये बात बिल्कुल शेयर मत करना। उन्होंने कहा ठीक है। और जब ये सब हो गया तो गुरुजी ने आंटी को बुलाया और अंकल को बुलाया और बोला अंकल हुण दस इनू की दसिया सी मैं तेनू 10 साल पहले। तो उन अंकल ने बोला कि गुरुजी ऐ सब कह के गई सी कि भाई 10 साल बाद इस तरह इस दिन उत्ते ऐ सब होएगा, और वही होया है। गुरुजी ने बोला कि तुम जिद करते हो, ज़बरदस्ती करते हो, और मैं किसी की सोल लेकर आया ज़बरदस्ती ऐसे, तभी मैं कहता हूँ कि जब मैं जो चीज़ दूँ उसे बड़े अच्छे मन के भाव से स्वीकार कर लो, जिद ना करो, ठीक है। अपनी डिमांड रख दो। अगर गुरु ने फिर आगे से नहीं किया ना तो फिर कहो ठीक है जी इसमें हमारा भला ही होगा। हम अपनी डिमांड रख सकते हैं गुरु के आगे, देयर इज नो हार्म इन इट। जस्ट वी हैव टू ऐड वन लाइन, गुरुजी इफ इट इज गुड फॉर अस देन गिव इट टू अस, इफ इट इज नॉट गुड देन प्लीज डोंट गिव इट टू अस। आपको सब कुछ पता है, हमें नहीं पता है, ऑनेस्टली हमें नहीं पता है, अगले पल का हमें नहीं पता है। मैं गुरुजी से मांगूं मर्सिडीज बेंज और मुझे पता लगे लाइफ ही नहीं है, 3 महीने बाद मर्सिडीज घर पे खड़ी है और लाइफ ही नहीं है। अभी लता मंगेशकर की आपको स्टोरी सुनाई थी कुछ दिन पहले। शी सेड आई हैव मल्टीपल कार्स, एक से एक बढ़कर कार है, किसी कार में जाकर बैठ नहीं सकती हूँ। आई होप जिस संगत तक बात जानी होगी वो चली जाएगी, गुरु की कृपा से ज़रूर जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इस स्टोरी से हम सबको सीखने को मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक
लोग उसे जानते थे और हमेशा उसकी प्रशंसा किया करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह किसान खेतों से काम कर अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। पहले तो उसे लगा कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे, मैं जाकर सुनता हूँ। पर उसने जब उन लोगों की बात सुनी तो पाया कि वह उसकी बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि मोहन बहुत घमंडी है, तो कोई कह रहा था सब जानते हैं कि वो अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनी थी, पर इस घटना के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बिखर गया। अब वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता, उसे लगता कि वह लोग उसकी हमेशा बुराई कर रहे हैं। अगर उसकी तरफ कोई हंसते हुए भी देखता तो वह समझता कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन का स्वभाव बदल गया है। उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के एक गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, क्यों ना उनके पास जाकर उपाय पूछा जाए। चलिए हम उनसे कोई ना कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे दोनों उस महात्मा के शिविर में पहुंच गए। मोहन ने सारी घटना महात्मा को बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ? मैं वापस लोगों में अपनी इज्जत कैसे बना सकता हूँ? महात्मा जी ने मोहन की समस्या समझ ली थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा जी कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात को सोते समय अचानक मेंढकों की टर टर की आवाज आने लगी तो मोहन बोला, महाराज, ये मेंढकों की टर टर की इतनी जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? महात्मा जी ने बताया, पुत्र, हमारे कुटिया के पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापते हैं, उन्हीं का शोर तुम्हें सुनाई दे रहा है। मोहन ने कहा, पर ऐसे में कोई सो कैसे सकता है? मैं तो ऐसे में बिल्कुल नहीं सो सकता। मोहन ने इस बात पर चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम कर क्या सकते हैं? हो सके तो तुम ही हमारी मदद कर दो। महात्मा जी ऐसा बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या कम से कम हजारों में जरूर होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आऊंगा जो इन सभी मेंढकों को पकड़कर दूर नदी में डाल देंगे। अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंच गया। महात्मा जी भी वहां खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, 8-10 मजदूरों की ही जरूरत पड़ी और उन्होंने चारों ओर से जाल डाला। मेंढकों को जाल के अंदर मजदूरों ने पकड़ लिया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सारे मेंढक पकड़े गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर केवल 50-60 मेंढक ही पकड़े गए हैं, तो उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वो सब कहाँ चले गए? यह तो केवल मुट्ठी भर मेंढक हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे हैं, तुम्हें लगा
कि हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई, हर व्यक्ति तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये नहीं है। बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढकों के समान होते हैं। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनो तो इतना याद रखना, हो सकता है ये कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। जय गुरु जी। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझना चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर लाइफ में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जब हमें रात के अंधेरे से गुजरना पड़ता है। और जब रात का अंधेरा सामने आता है तो कुछ मेंढकों की टर टर भी हमें जोर से सुनाई देती है, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तो उन्हीं मेंढकों की टर टर कम हो जाती है। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय उसका सॉल्यूशन पॉजिटिविटी के साथ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और मुट्ठी भर से लोगों की बुराई, मेंढकों की बुराई से हमें नहीं डरना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप स्टोरी का जो मैसेज है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज इन द स्टोरी, जो हम घबरा जाते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव हों या हमारे फ्रेंड्स हों या नेबर्स हों, हम बहुत घबरा जाते हैं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमारे मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, अपनी समस्या का हल खुद ढूंढना है। धीरे धीरे समय के साथ जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसकी चांदनी, उसकी रोशनी जब पड़ती है हर किसी पर, तो उसकी वाहवाही, उसका नाम लेना हर व्यक्ति अपने आप शुरू कर देता है। सूर्य का प्रकाश ही उसका प्रमाण है कि वह विद्यमान है, वह चमकता सितारा है जिससे पूरी दुनिया में प्रकाश हो रहा है। तो जब हम काम ऐसा करेंगे जिससे पूरी दुनिया में प्रकाश फैले, तो लोग अपने आप जो बुराई भी करते हैं वो बुराई करना बंद कर देंगे। आई होप आप सबको आज का सत्संग, आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, गुरु जी की आज्ञा हुई तो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। Thank you very much for staying with me. Stay healthy, stay blessed. God bless you. Jai Guruji. Bye-bye.